नमस्कार दोस्तों। तो खालिद शेख मोहम्मद यहाँ पर आपको अपने पीछे दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये 2001 में जो 9/11 अटैक्स हुए थे यूएस के अंदर, उसका आरोपी है। और लगभग 2 दशक से पूरी यूएस अथॉरिटीज, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ये कोशिश कर रहा है कि इसको सजा दिलवाई जाए। इसके खिलाफ ट्रायल भी अभी तक शुरू नहीं हो पाया। अभी तो खैर इसका डिपोटेशन ही हुआ है। ट्रायल इसका 2028 में फाइनली शुरू होगा। अब आप सोचिए, अब आप इसको देख करके ऐसा मत समझिएगा कॉमेडियन टाइप का व्यक्ति लग रहा होगा, आपको शक्ल से बड़ा कॉमेडियन टाइप का व्यक्ति लग रहा होगा, लेकिन अभी इसकी सच्चाई आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगी। इसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये अलकायदा का सेकंड इन कमांड था एक समय पर, और ये सब, चाहे ये खालिद शेख मोहम्मद हो गया, मुसावी हो गया, ये सब जो है वो आपका ओसामा बिन लादेन के ये सब चेले चाटे थे। और ये सब अब फाइनली इनके ऊपर 2028 में जाकर के ट्रायल शुरू होगा। इन आतंकवादियों की किस्मत आप देखिए कि पकड़े जाने के बाद सारे सबूत, सारे एविडेंसेस, सब कुछ होने के बावजूद इनका ट्रायल को 8-8 साल और 9-9 साल लग जाते हैं। और ये व्यक्ति तो कुछ ज़्यादा ही किस्मत वाला है। 2 दशक से यूएस इसको आज तक, यूएस जैसा देश जहाँ पे लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं, एंटी टेररिज्म लॉज, उसके बाद भी यूएस जैसा देश इसको आज तक, अभी तक इसको सजा नहीं दिलवा पाया। इसके खिलाफ ट्रायल तक शुरू नहीं हो पाया। और इसकी वजह से जो बाकी के 3 आरोपी थे जो डायरेक्ट पकड़े गए थे प्लेन हाईजैक में, जिन लोगों का नाम था, वो सब भी वहां से बचे हुए हैं। और अभी तक इनके ऊपर, किसी के ऊपर भी ट्रायल शुरू नहीं हो पाया। तो फाइनली अब यूएसए कोर्ट ने कह दिया है कि 2028 में ट्रायल शुरू होगा। रिपोर्ट्स ऐसी कह रही हैं। हालांकि यूएस अथॉरिटीज की पूरी कोशिश थी कि 27 में शुरू हो जाए। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के कोर्स में आपको बड़ा फाउंडेशन में आपको अपना बड़ा ऑफर दिया है। 16,999 के प्राइस पर आप हमारे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। प्लस इसके साथ आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी इसमें मिलता है। ये पूरा जो कोर्स है, ये आज ये ऑफर खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये ऑफर कभी दोबारा से रिस्टेट नहीं होगा। अनअकैडमी का टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ाते हैं। तो इस बैच को आप जरूर से ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप मेरा कोड इस्तेमाल करिएगा, APYD10। इस कोड को इस्तेमाल करके आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ कि ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस QR कोड को आप स्कैन करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम सारे लिंक्स प्रोवाइड करते हैं मेरे सारे सेशंस के। प्लस उसके साथ में PDFs मिलती हैं, और उसके साथ में हम इसमें बड़ी ही एक पर्सनलाइज मेंटरशिप टाइप का इस चैनल को लेकर के चलते हैं, जहां पर एग्जाम्स के निटी-ग्रिटीज को डिस्कस किया करते हैं। यूपीएससी सीएससी और अभी EPFO का भी आपका आ गया है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस चैनल के ऊपर डिस्कस होती हैं। एकदम स्टूडेंट फोरम टाइप का हमने यहाँ पर कम्युनिटी टाइप का क्रिएट किया है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। तो खालिद शेख मोहम्मद, यूएस के जज ने कहा कि 2028 में इसका ट्रायल शुरू होगा। और इसके साथ में जो 3 अदर अक्यूज हैं, जो कि सितंबर 11, 2001 का जो टेररिस्ट अटैक था, उसके प्लॉट में इन लोगों को पाया गया था और उसमें लोग शामिल थे। खालिद शेख मोहम्मद उसका डायरेक्टर की तरह काम कर रहा था। सारा प्लॉट इसने प्लान किया था, प्लेन कहाँ से हाईजैक करना है, प्लेन को कैसे वहाँ पर भिड़ाना है, सारा जो ये बीच के दलाल टाइप का होता है कि यहाँ से इस देश से उस देश उनको पहुँचाना, यूएस में पहुँचाना, फिर उनको सारी चीज़ें उपलब्ध कराना, खाना पीना, पूरा रिसर्च उपलब्ध कराना, फिर पैसा उपलब्ध कराना, ये सारा कुछ खालिद शेख मोहम्मद कर रहा था। तो इसको मेन अक्यूज इस पूरे केस में माना गया है। इनका ट्रायल जो है वो जून 5, 2028 से लगभग शुरू होगा। हालांकि यूएस अथॉरिटीज़ पूरा इस चीज़ का कोशिश कर रही थी कि 2027 में, जनवरी 2027 में ट्रायल शुरू हो जाए, लेकिन ये ट्रायल किसी कारण से 2028 में शुरू होगा, लगभग 18 महीने बाद जब इसको किया जाएगा। अब इनकी आप किस्मत सोचिए कि 2-2 दशक तक इनको सजा नहीं मिल पाई है। अब ये खालिद शेख मोहम्मद की अगर हम बात करें, तो उससे पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस्लामिक आतंकवाद की शुरुआत कहाँ से होती है। इस्लामिक आतंकवाद की जो शुरुआत, जो जड़ है, उसका कहा जाता है कि देयर वाज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मुस्लिम ब्रदरहुड। ये व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, ये हसन अल बन्ना है, और हसन अल बन्ना ने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी थी, मुस्लिम ब्रदरहुड। एक्चुअल में ये ऑर्गेनाइजेशन 1928 में इजिप्ट में शुरू हुई थी, लेकिन इसका एजेंडा टेररिज्म नहीं था। इसका जो रियल मुस्लिम ब्रदरहुड था, उसका एजेंडा था द रिटर्न ऑफ कुरान एंड हदीथ इन दी मॉडर्न एरा। मतलब इस्लामिक सोसाइटी में कुरान और हदीथ के प्रिंसिपल्स से हम एक हेल्दी मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न इस्लामिक सोसाइटी बनाएं, वो इनका पूरा एजेंडा था। लेकिन वो एजेंडा धीरे धीरे चेंज होता गया, और उसके बाद वो इस्लामिक आतंकवाद का रूप ले लेता है। वो पूरी कैलिफेट की डिमांड, और पूरा एक इस्लामिक फ्लैग के नीचे पूरी दुनिया, वो सब का डिमांड बन जाता है। और जितने सब उल्टी खोपड़ी के लोग आए, जितने सब पागल टाइप के आदमी आए, उन सबों ने मुस्लिम ब्रदरहुड को बर्बाद कर दिया। जिसमें ओसामा को ले लो आप, बगदादी को ले लो आप, मुसावी को ले लो आप, शेख खालिद को ले लो आप, ये भी इसी मुस्लिम ब्रदरहुड का हिस्सा था। जितने भी आज की डेट में आपको मॉडर्न डे इस्लामिक टेररिज्म आपको दिख रहे हैं, ये सब की जड़ जो है वो मुस्लिम ब्रदरहुड है।
मुस्लिम ब्रदरहुड आगे चलते चलते जाता है और इसका फैलाव जो है वो लगभग उस एरिया के हर देश में हुआ। इजिप्ट में हुआ, इजिप्ट सूडान में हुआ, उसके बाद सीरिया में हुआ, पैलेस्टीन में हुआ, लेबनान में हुआ, नॉर्थ अफ्रीका में हुआ। इन सारे देशों में इसका फैलाव जो है वो धीरे धीरे होता गया। और इसके आज जब मॉडर्न डे फॉर्म देखोगे तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बन गए। आईसिस बना, अलकायदा बना, आपने बोको हराम का नाम सुन रखा होगा। इराक के बहुत सारे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इराक के हैं, हमास है, ये आपका हिजबुल्लाह है, आपका हुदीस हैं, ये सब इसके निकले हुए ब्रांचेस हैं। अगर आप इनके संस्थापकों को देखोगे वो सब कभी ना कभी मुस्लिम ब्रदरहुड का हिस्सा जरूर रहे होंगे। जैसे उसामा का ये मोहम्मद शेख खालिद, ये सब मुस्लिम ब्रदरहुड के हिस्से रहे हैं। तो ये इट बिकेम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड, वाज द रूट ऑफ द ट्री दैट केम एज इस्लामिक टेररिज्म। उसका रूट जो है वो मुस्लिम ब्रदरहुड था। और जितने भी डिक्टेटर टाइप के देश थे, और ये क्यों हुआ इसका आप मतलब समझना, मुस्लिम ब्रदरहुड से उन सारे डिक्टेटर टाइप के देशों को डर था कि हमारे यहाँ की डिक्टेटरशिप ये मुस्लिम ब्रदरहुड ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि ये इस्लामिक कैलिफेट लाना चाहता है। तो आप देखिए कि और सादात हसन की तो सरकार गिरा ही दी इन लोगों ने। इसी तरीके से लिबिया में इन्होंने बहुत डर फैलाया था, गद्दाफी जो है काफ़ी डर गया था इनसे। सऊदी अरेबिया में काफ़ी डर इन्होंने फैलाया। एक समय पर इन्होंने लगभग सारे जितने भी डिक्टेटर टाइप के नेशंस थे वहाँ पर ये चीज़, इसका डर जो है मुस्लिम ब्रदरहुड का फैलना शुरू हुआ। इसलिए मोस्ट ऑफ द देशों में इसको बैन भी कर दिया गया। और ईरान में ये लोग करके भी दिखा दिए उसको। ईरान में तो इन्होंने पूरी सरकार पलटी, और कहा जाता है कि बहुत बड़ा जो ईरानियन रिवॉल्यूशन जो हुआ उसमें बहुत बड़ा हाथ मुस्लिम ब्रदरहुड का था। और इसीलिए आप देखिए कि मुस्लिम ब्रदरहुड से का ही हिस्सा रहे थे रुहुल्लाह खामिनी। एक समय पर वो ईरान में वापस जाते हैं और वहाँ के जो है वो बन जाते हैं पूरा सुप्रीम लीडर, और बाद में फिर वो पास ऑन होता है। तो मुस्लिम ब्रदरहुड उस सारे फसाद की जड़ थी, और यहीं से टेररिज्म की जो है वो शुरुआत होती है, यहीं से सारे डिमांड्स की जो है वो शुरुआत होती है। तो खालिद शेख मोहम्मद बहुत इनिशियल ईयर्स में मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ में जुड़ गया था। अब आप समझ ही गए होगे कि उसकी टेररिस्ट मानसिकता जो है वो कहाँ से आई होगी। लेकिन इसका नाम जो चटका सबसे पहले जो बहुत नाम इसका सामने आया वो 1993 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बॉम्बिंग में आया। हालांकि ये नज़रों में पहले ही आ चुका था। इसके एक इंटरनेशनल अटेंशन जो इसने पाया वो तब पाया जब इन्होंने एक बोजिंगा प्लॉट करके एक बहुत डेडली प्लॉट किया था। इसके अंदर इनका प्लान था कि हम जो इसका भाई था, मोहम्मद का भाई भी था उसमें, नेफ्यू था, सॉरी नॉट भाई, मोहम्मद का नेफ्यू जो था रामजी यूसुफ, वो भी उसमें शामिल था। और ये दोनों मिल करके प्लान कर रहे थे, ये फिलीपींस में थे उस समय पर, वहाँ पर ये लोग प्लान कर रहे थे कि यूएस बाउंड ट्रांस पैसिफिक एयरलाइनर्स जो हैं 11 एयरलाइनर्स उनको उड़ा देंगे। उसके साथ इन्होंने ये भी प्लान किया था कि हम जो पोप जॉन पॉल II हैं उनको मार दिया जाएगा। प्लस इसके साथ उन्होंने प्लान किया था कि बिल क्लिंटन का असैसिनेशन कर देंगे। प्लस जो जितने भी सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं ये सब हम उड़ा देंगे यूएस के। अब ये इतना जो ख्याली पुलाव बैठ करके बना रहे थे, सब फिलीपींस में सब बैठ करके बना रहे थे। और इसको करने के लिए ये एक अनडिटेक्टेबल बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे। प्लास्टिक से बॉम्ब बनाने की कोशिश ये लोग बेसिकली कर रहे थे, जिसको डिटेक्ट ना किया जाए। उस समय पर टेक्नोलॉजी नहीं थी इसको डिटेक्ट करने की, तो वो बॉम्ब बना रहे थे। अब ये सब आधा खोपड़ी का होते हैं, दिमाग उमाग इन सबों के पास होता नहीं, पढ़ल लिखल ज़्यादा होते नहीं है सब। तो फिर क्या किए ये सब कि इसका भाई था ये इसका नेफ्यू था रामजी यूसुफ, वो था, और उसके साथ एक और व्यक्ति था अब्दुल हकीम मुराद। ये अब्दुल हकीम मुराद को इसने बाहर भेजा था सामान वामान लाने, और रामजी यूसुफ उस समय था फिलीपींस की उस बिल्डिंग में जहाँ पर बॉम्ब बन रहा था। तो कुछ कर दिया होगा इसने, छोटा मोटा कुछ ऐसे कर दिया होगा। ये सब थोड़ा सा उस टाइप के आदमी होते हैं, ज़्यादा नॉलेज वॉलेज तो होती नहीं है। तो उस पूरी बिल्डिंग में आग लग गई, कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, जो भी हुआ उस बिल्डिंग में आग लग गई। अब जैसे उस बिल्डिंग में आग लगी, रामजी यूसुफ वहाँ से भाग निकला। रामजी यूसुफ वहाँ से भागा, पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ वहाँ पर पहुंची, देखिए आग लगी, बुझा जा रहे थे। तब देखा कह रही तो बॉम्ब बन रहा है यहाँ पर, तो मतलब आतंकवादी रह रहे थे। और तब तक ये टहलता उधलता उधर से थैला वोला लेकर के अपना सामान लेकर के अब्दुल हकीम मुराद आ जाता है, इसको पकड़वा देता है वो, और इसको पकड़ लेती है अथॉरिटीज़ वहाँ पर, इसको गिरफ्तार कर लेती है और बाद में इसको डिपोर्ट करा देता है यूएस। इसको एक्स्ट्राडाइट, ये यूएस में इसको एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाता है। तो ये अब्दुल हकीम मुराद वहाँ से पकड़ा गया, और उसने जब बताया कि भाई मेरे साथ रामजी यूसुफ था और मेरे साथ जो ये सब कुछ का मास्टरमाइंड है वो ये खालिद शेख मोहम्मद, ये जो भी खालिद शेख मोहम्मद जो KSM है वो इसका मास्टरमाइंड है, इसको KSM नाम से जाना जाता था। तो खालिद शेख मोहम्मद, इसकी रियल तस्वीर अगर मैं दिखाऊं तो ऐसा दिखता है। अब आपको लग गया होगा कि ओह वो हम कॉमेडियन समझ रहे थे, तो कॉमेडियन नहीं है, ये ऐसा दिखता था। और ये अलकायदा की तस्वीर है उस समय पर, ये अलकायदा का सेकंड इन कमांड हुआ करता था जब ये सारा काम इसने किया था। तो कहते हैं कि उसामा बिन लादेन का सब चेले चपाटे ये सब थे, और उसका पूरा कहे अनुसार उसके सारे काम ये लोग करते थे। सोचिए इन लोगों की किस्मत देखिए कि यूएस मिलिट्री प्लस उसके साथ पूरा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने 2 दशकों से ये कोशिश करी है कि इन लोगों को जस्टिस पर लाया जाए, लेकिन इनके खिलाफ अभी तक ये लोग अपना
केस भी नहीं चला पा रहे हैं, ट्रायल भी शुरू नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इनकी फांसी की सज़ा एकदम फिक्स है, इनको हटाया नहीं जा सकता, वो फांसी की सज़ा एकदम फिक्स है, लेकिन वो ट्रायल ही नहीं शुरू हो पा रहा है। 2028 का जो ट्रायल है वो भी अभी डिपेंड करता है बहुत सारे डेडलाइंस के ऊपर, बहुत सारे माइलस्टोन्स क्रॉस करके वो ट्रायल शुरू होंगे। कहा जा रहा है कि वो भी डिले होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 2021 में भी इसी तरीके से लगा था एकदम ट्रायल शुरू हो जाएगा, लेकिन वो भी डिले हो गया था और उसके बहुत सारे कारण थे। तो इनके ऊपर दो मुख्य मामले, एक तो 2001 वाला वो 9/11 वाला मामला है, 1993 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो बॉम्ब ब्लास्ट और पेंटागन का वो वाला भी इनके ऊपर केस चल रहा है। हाईजैक प्लेन जो है वो जा करके, आपको पता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराई गई थी पेंटागन से, फिर पेंसिल्वेनिया में भी वो एक फील्ड में गिर गई थी प्लेन, और उसमें बहुत लोग शामिल थे। तो उसमें उसका भी पूरा डायरेक्टर यही व्यक्ति था जो कि कॉमेडियन टाइप का दिख रहा है, ये KSM है, यानी कि खालिद शेख मोहम्मद है। और इस पूरे ट्रायल में जो 2028 में शुरू होगा उसमें खालिद शेख मोहम्मद के साथ वालिद बिन अताश, अब्दुल अजीज़ अली और मुस्तफ़ा अल हफ्सावी, यानी कि ये हफ्सावी ये रहा, ये सब इसमें शामिल थे। और इन सब का पासपोर्ट बनवाना, इनको पैसा दिलवाना, ये सारा काम इस खालिद शेख मोहम्मद ने यहाँ पर किया था। अब ये लास्ट डिटेनीज हैं जिनको ग्वांतनामो बे प्रिजन में भी रखा गया है। ग्वांतनामो बे का अपना एक अलग किस्सा है। कहते हैं कि जो आतंकवाद की शुरुआत हुई, जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आज आप देख रहे हो, उन सब के हेड्स एक समय पर ग्वांतनामो में बंद रहे हैं। ग्वांतनामो बे क्या है? बेसिकली एक प्रिजन है। जब यूएस क्यूबा से निकल रहा था बाहर, जब क्यूबा आज़ाद हो गया, यूएस क्यूबा से बाहर निकल रहा था, तो यूएस ने क्यूबा की सरकार से उस समय पर एक अग्रीमेंट किया और उनसे एक लैंड लिया जिस पर उन्होंने ग्वांतनामो बे प्रिजन बनाया। ऐसा क्यों किया? इसका सिंपल सा कारण यह था क्योंकि यूएस में जो लॉज थे वो बड़े स्ट्रिक्ट थे। ह्यूमैनिटेरियन लॉज जो हैं यूएस के, वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। तो आप टेररिस्ट को पकड़ रहे हो, वो बहुत ही हार्डकोर टेररिस्ट है, उसने बहुत कुछ किया है, बहुत सारे काम किए हैं, बड़े बड़े अटैक्स किए हैं, कुछ भी किया हो, लेकिन आप उस टेररिस्ट को बिल्कुल एकदम एक तरीके से उसको पनिश नहीं कर सकते, 3rd डिग्री टॉर्चर वॉर्चर नहीं कर सकते। यूएस के लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं इसको लेकर के। तो यूएस को लगा यार ये आतंकवादी, इनको जब तक टॉर्चर ना करो, 3rd डिग्री टॉर्चर ना दो, ये कुछ बकेंगे ही नहीं, एकदम बिल्कुल ट्रेंड है। तो उसके लिए इन्होंने सारे गंदे कामों को करने के लिए इन्होंने ग्वांतनामो बे प्रिजन में इन सारे टेररिस्ट को रखा। आप देखिए जितने बड़ा टेररिस्ट है, बगदादी को भी कहा जाता है इसी में बंद था, और बड़ी पिटाई उसकी, बहुत दबा करके उसको टॉर्चर किया गया। एक पूरी डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी है, बहुत टॉर्चर बगदादी को किया गया था। तो उसको ग्वांतनामो बे प्रिजन में ले जा करके ये लोग बंद करते हैं, और इन लोग को भी वहीं पर बंद किया हुआ है। और हालांकि ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है ग्वांतनामो बे प्रिजन अपने आप में, क्योंकि बहुत मासूम लोगों को भी ले जा करके कहा जाता है कि उसमें बंद किया गया, बड़ा उनके ऊपर भी बड़ा टॉर्चर किया गया। कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स जो थे उनको उठा करके वहाँ बंद किया गया और उनके साथ भी बड़े टॉर्चर किए गए। तो लेकिन इसमें मुख्यतः इसको इस टाइप के जो आतंकवादी होते हैं इनके लिए ग्वांतनामो बे प्रिजन का इस्तेमाल होता है, ये उसमें रहेंगे। अब कहा जाता है कि यूएस की सरकार ने बड़ी कोशिश करी, जो बाइडन की बड़ी थूथू भी हो रही थी कि यार 2 दशक हो गए, तुम एक आतंकवादी को, टुच्चे से आतंकवादी को, तुमने ओसामा को मार दिया, तुम इस टुच्चे से आतंकवादी को मतलब सजा नहीं दिलवा पा रहे हो, क्या कर रहे हो? तो कहा जाता है कि बहुत कोशिश करी मतलब बाइडन सरकार ने इससे एक डील करने की। इससे डील क्या कहा कि भाई तुम गिल्टी प्लीड कर लो, ट्रायल तुम्हारा शुरू करा दे रहे हैं, तुम गिल्टी प्लीड कर लो, और गिल्टी प्लीड अगर तुम कर लोगे तो तुमको फिर ना हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तुम्हें फांसी, मतलब जैसे हमारे यहाँ फांसी की सजा होती है, उनके इलेक्ट्रोक्यूशन होता है, हम तुम्हें एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तुम उससे बच जाओगे, तुम आराम से गिल्टी प्लीड कर लो, तुम्हें लाइफ टाइम सेंटेंस मिल जाएगा। और कहा जाता है कि ये पूरी निगोशिएशन जो है बहुत समय तक चली, ये लगभग 2 साल तक ये पूरी निगोशिएशन लगातार चलती रही। बाद में यूएस की सरकार, जो बाइडन की सरकार पीछे हट गई या ये पीछे हट गया, इसके बारे में कोई रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन फिर ये डील नहीं हो पाई। तो अब फाइनली इसके ऊपर ट्रायल चलना शुरू हो चुका है। हो सकता है कि वो जो चीज़ जो बाइडन नहीं कर पाए वो ट्रंप कर लें, वो डील करके और दिखा दे कि भाई देखो मैंने इसको सजा दिलवा दी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गया, लेकिन ऐसे लोगों का एग्जीक्यूशन ही होना चाहिए। अभी आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।